नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। लगभग 8 से 10 महीने बाद मैंने कोई वीडियो बनाया है आज और इसका उद्देश्य सिर्फ़ ये है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में वो एक्सपीरियंसेस काम आ सकें। तो सबसे पहले तो जो पहली बात जो मुझे बतानी है, जो कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स में भी पूछी थी कि क्या मेरा कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है या नहीं? तो उसका जवाब है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो अभी वैकेंसी निकली थी 2022 की, उसमें मेरा रिटन एग्ज़ाम हो गया था क्लियर। मेरा इंटरव्यू था 23 अगस्त तारीख को मॉर्निंग सेशन में और उस इंटरव्यू में भी मेरा इंटरव्यू तो हालाँकि अच्छा हुआ था, लेकिन जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें मेरा रोल नंबर नहीं है, यानी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अ, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे रिटन में जो मार्क्स थे वो कम थे, इसलिए मेरा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अदरवाइज़ मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा हुआ था। तो बस ये है कि हाँ, अब नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तब फिर से फाइट करेंगे, फिर 1 से गिनती गिनना शुरू करेंगे और देखते हैं कि उस वैकेंसी में क्या होता है। लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बना देना चाहिए क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही फ्रेश है। तो मुझे चीज़ें याद है कि कैसे क्या हुआ था, क्या सवाल पूछे गए थे। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि जब भी नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी या कोई भी राजस्थान का किसी भी एग्ज़ाम का कोई इंटरव्यू होगा, तो आप लोगों को थोड़ा-सा एक आइडिया हमेशा रहेगा कि इस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है और इस तरीके से इंटरव्यू पैनल बनता है। जो भी आप उस चीज़ से, उस पूरी प्रक्रिया, उस पूरे प्रोसेस से परिचित हो सकेंगे, फ़ैमिलियर हो सकेंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बता बता रही हूँ। अम, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरा इंटरव्यू लेटर एक बार ज़रूर बता देती हूँ यहाँ पर। तो मेरा जो इंटरव्यू था और मेरे साथ जो भी कैंडिडेट्स थे और जिन लोगों से मेरी बात हो पाई, उन लोगों के इंटरव्यू के जो अनुभव हैं, उसके आधार पर 2 चीज़ें इंटरव्यू में बहुत मायने रखती हैं और उनसे ही काफ़ी कुछ इंटरव्यू का जो निर्णय है मार्क्स का, वो हो जाता है। और वो 2 चीज़ें हैं कि पहला तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो लोग चेक करते हैं। नॉलेज डेफ़िनेटली होनी चाहिए आपको आपके सब्जेक्ट की, लेकिन बहुत इंटरनल टॉपिक्स के बारे में वो लोग नहीं पूछते, बल्कि वो लोग ये टेस्ट करते हैं कि आपके सामने अगर कोई एकदम सा अनवांटेड सा सवाल आ रहा है, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हो? या आप उस सवाल को कैसे स्किप कर रहे हो या फिर आपको जितनी भी नॉलेज है, आप उसके आधार पर अपने आंसर को किस तरह से बनाकर बोल रहे हो? तो वो उस समय में आप उस अनवांटेड सवाल को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, एक्चुअल में वो लोग वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। बाकी नॉलेज सबके पास होती है अपने सब्जेक्ट की और तैयारी भी करके हम लोग सब जाते ही हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंटरव्यू आपका क्रैक करवाता है। दूसरी चीज़, आपका जो बोर्ड टीचिंग होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरव्यू में, क्योंकि एक तो बोर्ड टीचिंग से आपकी प्रेजेंटेशन दिखती है, आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, आप कैसे अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएँगे वो दिखता है। लेकिन साथ ही साथ बोर्ड टीचिंग में जो आपने टॉपिक लिया है, उससे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पैनलिस्ट वहाँ के पूछ लेते हैं। तो वो लोग वेट करते हैं कि आप बोर्ड पर जाकर अपना टॉपिक लिखें या आप उनमें कुछ पढ़ाएँ और वो वहीं से अपने क्रॉस क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू कर दें। क्योंकि उन लोगों को एक एक ब्रॉड एरिया मिल जाता है कि इस एरिया से मैं अब सवाल पूछ सकता हूँ। तो वहीं से वो पैनलिस्ट जो हैं वो आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि अब अगर बात करें कि इंटरव्यू देने से पहले क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आरपीएससी आप पहुँचते हो तो आपको बिठाया जाता है। तो जब आरपीएससी इंटरव्यू देने के लिए हम लोग पहुंचते हैं, तो बेसिक जो स्क्रीनिंग होती है वो करने के बाद आपको आरपीएससी की लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। अ, अभी जो इंटरव्यूज़ चले थे उनमें मोस्टली 3 बोर्ड्स थे, यानी कि एक टाइम पर 3 बोर्ड्स जो होते हैं वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं एक-एक कैंडिडेट्स का। मतलब 3 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 3 अलग-अलग बोर्ड्स ले रहे होते हैं। हर बोर्ड में 2 आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं और 1 आरपीएससी का मेंबर होता है या फिर आरपीएससी के अध्यक्ष भी हो सकते हैं।
तो 3 लोगों से बना हुआ एक बोर्ड होता है और ऐसे वहाँ पर 3 बोर्ड्स हैं और हर एक बोर्ड में 9 कैंडिडेट्स होते हैं, 9 या फिर 10 कैंडिडेट्स। तो एक सेशन में अभी के इंटरव्यूज़ जो हुए थे, उनमें एक सेशन में 27 से 30 लोगों को बुलाया गया था और एक सेशन में यानी कि मॉर्निंग सेशन में। जब आप लाइब्रेरी में बैठे होते हो वहीं से आपको एक-एक करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा होता है तब आप लाइब्रेरी में ही बैठे रहते हो और जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आपको अ, बाहर जाने को बोल दिया जाता है, यानी कि आप जो आरपीएससी का प्रेमाइसेस है वहाँ पर नहीं रह सकते हो। तो इस तरह का फ़िज़िकल एटमॉस्फेयर होता है जब आरपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं तब। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी पैनल में 3 लोग थे, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट और 1 आरपीएससी के सदस्य थे। तो जब मैं पहले इंटरव्यू वाले रूम में गई तो आपको बैठने को बोला जाता है। इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि आपके बारे में बताइए या टेल अस समथिंग अबाउट यू, ये वाला जो क्वेश्चन है ये नहीं किया जाता है क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ होती है और वो आरपीएससी में अलाउड नहीं है। तो ये क्वेश्चन नहीं किया जाता है कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और ये सब चीज़ें। बस कन्फर्म किया जाता है कि हाँ, आप वही कैंडिडेट हैं जो जिनका कोड उन्हें दिया गया है आरपीएससी में। तो ये चीज़ें कन्फर्म की जाती है वो आपकी अम, आपके स्कूलिंग से या आपके कॉलेज एजुकेशन से, आपने कहाँ से कॉलेज किया है अपना, उन सब चीज़ों से कन्फर्म करके आपका जो इंटरव्यू है वो शुरू कर दिया जाता है। मेरा जो इंटरव्यू रहा उसमें सबसे पहले मुझे जो आरपीएससी के सदस्य थे, उन्होंने 4 प्रश्न राजस्थान की जनरल नॉलेज से रिलेटेड किए और उनमें से 2 प्रश्न मेरा जो ज़िला है, जहाँ की मैं निवासी हूँ, वहाँ के थे और 2 प्रश्न राजस्थान की हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड थे। तो ये भी मैं कहूँगी कि डेफ़िनेटली सिर्फ़ इंटरव्यू में अपना विषय अगर आप पढ़ के जाओगे, तो वो काफ़ी नहीं रहेगा। अ, राजस्थान के बारे में भी वो लोग पूछते हैं। मुझसे भी पूछा गया था, 4 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन वो प्रश्न मुझे आते थे। मेरे गृह ज़िले के बारे में तो डेफ़िनेटली मुझे चीज़ें आती थीं और जो हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक थे, वो अ, अगस्त महीने में ही जो कोई डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि मेरे इंटरव्यू से 15 से 20 दिन पहले जो डेवलपमेंट हुआ था, उसी में से प्रश्न थे। तो अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, तो आप उन सवालों के जवाब दे पाते हो। तो सबसे पहले सदस्य जो हैं वो आपसे पूछते हैं राजस्थान के बारे में, जैसे मुझसे पूछा गया। उसके बाद वो लोग जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, उनसे कहते हैं कि अब आप लोग पूछिए सवाल सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट में जो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन होता है, जहाँ से शुरुआत की जाती है, वो होता है आपका पीएचडी का टॉपिक। अगर आप पीएचडी कर रहे हो, अगर आपने पीएचडी कर ली है या फिर आपकी सिर्फ शुरुआत है, तो उस पीएचडी टॉपिक पर ही 5 से 6 प्रश्न जो हैं, वो पूछ लिए जाते हैं और उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले शुरुआत उसी चीज़ से की जाए, जिससे जो आप एक्चुअल में रिसर्च कर रहे हो और जिसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है आपके रिसर्च के थ्रू। ताकि थोड़ा-सा जो एटमॉस्फियर है, जो वहाँ का इंटरव्यू का जो स्ट्रेस है, उससे आप थोड़े से स्ट्रेस में नहीं रहो और थोड़ा ईज़ी फ़ील करो अपने सब्जेक्ट को लेकर। तो पीएचडी टॉपिक जो है वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या और आपने कोई भी पेपर लिखा है, कोई भी रिसर्च किया है, तो उसके बारे में आपका जो नॉलेज है, वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं होगा तो पहला ही सवाल ये आएगा कि आपने रिसर्च किया है लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं पता है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा इम्प्रेशन जो है वो डाउन हो सकता है। तो मेरे भी जो शुरुआत के जो सवाल थे, वो मेरे पीएचडी टॉपिक से रिलेटेड थे, उनको मैंने आंसर किए। अ, उसके बाद अ, मुझे पैनलिस्ट ने पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो या आपने क्या 4-5 टॉपिक्स तैयार किए हैं? या फिर मोहिता, आप मतलब उनका जो बोलने का लहज़ा था वो ये था कि आपने किन-किन सब्जेक्ट्स पे या किन-किन एरियाज़ को पढ़ा है इंटरव्यू के लिए। तो मैंने उस समय जो मुझे याद आया कि ये 3-4 एरियाज़ जो हैं, ये मेरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं।
तो मैंने वो 3-4 एरियाज़ उनको बता दिए और उस पर फिर उन्होंने मुझसे आगे के सवाल किए। अ, जब आप उनको बताते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर फ़ील्ड अच्छा है, इस पर मैंने पढ़ा हुआ है, तो डेफ़िनेटली वो लोग तो और ज़्यादा पढ़े-लिखे लर्नड लोग हैं। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के माध्यम से आगे के जो 10-12 मिनट हैं वो उसी में निकल जाते हैं, जो सब्जेक्ट्स या जो एरिया आपने अपने सब्जेक्ट के उनको बताए। उसके बाद आती है बारी बोर्ड टीचिंग की। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें बोल दिया जाता है कि आप कौन-सा टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, आप वो पढ़ा दो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मैं एक दूसरा टॉपिक प्रिपेयर करके गई थी, लेकिन जो मैम हैं वहाँ जो पैनलिस्ट थीं उन्होंने मुझसे बोला कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए बोर्ड पे, हमें देखना है कि आप ये टॉपिक कैसे पढ़ा सकते हो। तो वो टॉपिक मेरा प्रिपेयर्ड था, मतलब ऑब्वियसली सबको हर चीज़ के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी तो होती ही है। तो मैंने बोर्ड पर वो टॉपिक पढ़ाया। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया उस टॉपिक को। लेकिन मुझे बोला गया कि अगर क्लास में वो बच्चे हैं जो हिंदी में समझते हैं, तो आप उनको कैसे पढ़ाओगे? तो मैंने फिर अपना जो टीचिंग पैटर्न है वो बायलिंगुअल कर दिया, यानी कि इंग्लिश में भी पढ़ाया और हिंदी में भी पढ़ाया। उसके बाद वहीं से आने वाले जो 3-4 क्वेश्चन थे वो उसी टॉपिक से मुझसे पूछ लिए गए। मुझसे ऐसा पूछा गया कि अगर आपको एग्ज़ाम्पल देकर पढ़ाना है मोहिता तो आप कैसे पढ़ाओगे? और अगर आपकी क्लास में इस तरह के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा आप मतलब शैतानी करते हैं या पढ़ने में ध्यान नहीं है, अगर आपको बोर्ड पे उनको एंगेज करना है, तो आप किस तरीके से एंगेज करोगे? तो वहाँ खड़े-खड़े ही आपसे इंटरव्यू एक तरीके से चल ही रहा होता है। ऐसे नहीं कि आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो बस एक फॉर्मेट हो गया कि आपने बोर्ड पे लिखा और बच्चों को पढ़ाया, ऐसा नहीं है। तीनों लोगों की नज़रें आपके ऊपर होती हैं और जब आप पढ़ा रहे हो तो वहीं पर आपसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो? इस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे? तो बोर्ड पे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो मुझे मैम ने बोला था कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए। जो टॉपिक मैं प्रिपेयर करके गई थी वो मुझे नहीं कहा गया था। तो जब मैंने अपनी टीचिंग समाप्त की उसके बाद मैंने खुद ने उन्हें बोला कि मैम मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया था, तो मुझे 2 मिनट और बैठने को बोला गया और फिर मैम ने मुझसे उस टॉपिक पर जो मैं प्रिपेयर करके गई थी, उस पर कुछ सवाल किए और उसके बाद मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा गया कि मेरा इंटरव्यू हो गया है, अब मैं जा सकती हूँ। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू था। तो कंक्लूजन ये है कि इंटरव्यू में नॉलेज के साथ-साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और आपकी जो बोर्ड की टीचिंग है, आप कैसे बोर्ड पे पढ़ाते हो, कैसे अपना लेसन देते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में ही बताई थी कि रिटन के मार्क्स बहुत अच्छे होना ज़रूरी है, तभी आपका इंटरव्यू में सफल हो पाने का चांस है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो इंटरव्यू को लेकर तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद।